नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। 500 साल बाद पहली बार अयोध्या के साथ पूरे भारत ने भव्य रामनवमी मनाई। यानी पूरे भारत के मुंह पर श्री राम का नाम है, लेकिन इकलौती ममता बनर्जी ऐसी नेता है जिनकी जुबान पर दंगा है। रामनवमी पर ममता लगातार दंगों का जिक्र कर रही हैं और लोगों को डर दिखा रही हैं। ऐसा सियासी गलियारों में क्यों हो रहा है, रिपोर्ट में आप समझिए। रामनवमी के पावन पर्व पर देश भर में श्रद्धालुओं की जुबान पर श्री राम का नाम है। राम नाम के जरिए लोगों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं, लेकिन रामनवमी के दिन भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की जुबान पर एक ही नाम है, दंगा, दंगा और सिर्फ दंगा। एक तरफ श्रद्धालु शोभा यात्रा और जुलूस के जरिए रामनवमी के इस पर्व को महापर्व बनाने की तैयारी कर रहे थे, लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी जा रही थी, तो दूसरी तरफ ममता इस दिन लोगों को सजग और सावधान कर रही थी। वो बता रही थी, डरा रही थी कि आज दंगे का दिन है, सावधान रहो। आज के दिने ओদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে ফয়দা লুটতে, দাঙ্গা করা ছাড়া, মিথ্যে কথা বলা ছাড়া, ভাওতা ছাড়া বিজেপি আর কোনো গ্যারান্টি নেই। ममता बनर्जी ने कहा कि आज के दिन उनकी दंगा करने की योजना है, सावधान रहिए, दंगा करो, वोट लो। दंगे का ये डर ममता ने इस बार असम के सिलचर में एक चुनावी रैली के दौरान जताया और रामनवमी को दंगे का दिन बता दिया। लेकिन बंगाल के लोगों को वो पिछले कई दिनों से बार बार एक ही तारीख बता रही थी, वो तारीख जिसे देश भर के भक्त रामनवमी कहते हैं और ममता दंगे का दिन कहती हैं। 17 तारीख ওটা ওদের দাঙ্গা করার दिन। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो। दांगा করবে ওরা। 19 तारीखे ভোট, 17 तारीखे दांगा করবে। रामनवमी के इस पर्व पर देश भर में शोभा यात्रा निकली। शांति से राम भक्तों ने जुलूस निकाला, लेकिन दंगे फैलाने के डर को कुछ यूं फैलाया गया कि पश्चिम बंगाल के हालात सबसे अलग रहे। यहाँ राम भक्तों को पहले हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, फिर पुलिस से भी रूबरू होना पड़ा। जब पूरा भारत और संपूर्ण विश्व एक अविस्मरणीय और अद्भुत श्री राम नवमी का पर्व मना रहा है, इंडी गठबंधन के नेता अपनी उसी दयनीय मानसिकता का परिचय देते हुए एक बार पुनः भारत और भारतीय संस्कृति को अपमानित और लज्जित करने से बाज नहीं आ रहे। सर्वप्रथम मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने ट्वीट करते हुए रामनवमी के बारे में लिखा, टू मेंटेन पीस। भाई आप शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं, इसका मतलब कि आप इस पर्व को अशांति से जोड़ रही हैं। यह सीधा सीधा रामनवमी के पर्व का अपमान है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलते हैं हिंदू है, लेकिन वो हिंदू विरोधी है और हिंदू विरोधी सरकार है। सिर्फ वोट बैंक का राजनीति वो करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सब धर्मों को समान जो अधिकार है वो दिया जाए। वैसे जय श्री राम के नाम से ममता की नाराजगी सिर्फ रामनवमी को लेकर ही नहीं रही, बल्कि जब जब जय श्री राम का नारा गूंजा, ममता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चाहे वो 2022 में वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के मौके पर जय श्री राम का नारा हो, जब नाराज ममता को काफी मान मनव्वल के बाद मनाया गया, चाहे 2021 में नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर जय श्री राम का नारा हो, जहां पीएम की मौजूदगी में ममता ने इस नारे को खुद की बेइज्जती बताया। किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। चाहे 2019 में सड़क पर लगाए जा रहे जय श्री राम के नारे हों, जिसके बाद काफिला रोककर गाड़ी से उतरी ममता ने नारा लगाने वालों को खूब खरी खोटी सुनाई। राम से ममता की ये नाराजगी तब से बदस्तूर जारी है और वक्त चुनाव का हो तो इसमें तलखी और बढ़ जाती है। और राहुल गांधी ने चुनावी यू टर्न ले लिया है। राहुल गांधी ने 11 अप्रैल को भारत से गरीबी मिटाने का फॉर्मूला दिया था।
राहुल गांधी ने कहा था कि 2024 में सरकार आई तो गरीबी रेखा के नीचे हर महिला के खाते में सालाना 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे और इस फॉर्मूले से गरीबी उन्होंने कहा है मिट जाएगी। जय जय श्री राम। 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आज यूपी के 2 लड़के साथ आए तो उनके निशाने पर थी बीजेपी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के अब की बार 400 पार के नारे पर सीधा प्रहार किया और कहा कि इस बार एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। तो दूसरी तरफ सहारनपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने भी ऐसी ही बात कही। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की पार्टियों ने गठबंधन करके 2017 का विधानसभा इसी यूपी के अंदर लड़ा था। तब कांग्रेस भी सांस लेने की स्थिति में थी और समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी, लेकिन आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं और जनता इनको ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं। बड़ी बात यह कि 11 अप्रैल को राहुल गांधी ने राजस्थान की रैली में एक झटके में गरीबी हटाने का जो खटाखट फार्मूला दिया था उसको अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है, लेकिन आज उन्होंने उससे यू टर्न ले लिया। आज राहुल गांधी ने कहा कि एक झटके में गरीबी तो नहीं मिट सकती है, उसे चोट जरूर पहुंचाई जा सकती है। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। राहुल गांधी से जब अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहले तो सवाल पूछने वाले पत्रकार को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी फैसला करेगी, जबकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह चुके हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ना या ना लड़ना राहुल गांधी का निजी फैसला होगा। कुछ दिनों पहले ही प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं, जिसके बाद ये सस्पेंस बना हुआ है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। राहुल गांधी जी 2019 का चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे और वर्तमान समय में राहुल गांधी जी की माता जी सोनिया गांधी जी चुनाव का बिगुल बनने से पहले ही उन्होंने राज्यसभा का रास्ता अख्तियार कर लिया था। अखिलेश यादव जी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है जो एक कहावत होती है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। और अब जब पहले चरण के मतदान में महज 1 दिन का वक्त बचा है, तब रामनवमी की सुबह पीएम मोदी ने पहले चरण में चुनाव लड़ रहे सभी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को एक व्यक्तिगत पत्र लिखा। पीएम मोदी का खत पाकर प्रत्याशी खुश हैं और उन्होंने इस पत्र को अपने क्षेत्र के प्रत्येक वोटर्स तक पहुंचाने का संकल्प लिया। दरअसल यह खत किसी निर्वाचन क्षेत्र में हर किसी तक प्रधानमंत्री के संदेश को पहुंचाने की बीजेपी की व्यापक कवायद का एक हिस्सा माना जा रहा और पीएम का फोकस इस खत को क्षेत्रीय भाषाओं में भी पहुंचाने पर है।
तो रामनवमी पर पीएम ने उम्मीदवारों को ये पत्र लिखा है और हम आपको ये दिखा भी रहे हैं। भरोसा है कि आप जनता का समर्थन और ये तमाम बड़ी बातें इस पत्र में लिखी गई हैं। तो संदेश के जरिए घर घर पहुंचने की ये कोशिश है और जो पत्र लिखा गया वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है ये उज्जवल भविष्य के निर्माण का सुनहरा अवसर है। तो रामनवमी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीदवारों को पत्र लिखा और उन्होंने उस पत्र में ये उम्मीद जताई है कि जो उन पर भरोसा दिलाया गया है उस पर वो कायम है। रेगिस्तानी इलाकों में हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी। दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों में शुमार दुबई में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। हालात यह हो गई है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा और आपको बता दें कि शहर के हाईवे पर गाड़ियां पानी में फंस गई हैं और शॉपिंग मॉल से लेकर के मेट्रो स्टेशन तक पानी घुस गया है। ये रिपोर्ट देखिए। दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। टूट गया 75 साल का रिकॉर्ड। डूब गई सड़कें, डूब गए मॉल। रेगिस्तानी शहर में बारिश बनी कार। ये दुबई की सड़कें हैं, कोई समंदर नहीं। ये दुबई के मॉल हैं, कोई दरिया नहीं। ये दुबई के चमचमाते एयरपोर्ट हैं, कोई झील नहीं। लेकिन कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कहीं समंदर बन गया, कहीं दरिया, तो कहीं बारिश से बनी झील में बड़े बड़े हवाई जहाज डूब गए। दावा किया जा रहा है कि दुबई में अचानक इतनी बारिश हुई जितनी साल भर में नहीं होती। यही वजह है कि जहां बेधड़क होकर बड़ी बड़ी गाड़ियां रफ्तार भरा करती थी, वहां सैलाब अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दुबई में 88.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस बार एक ही दिन यानी 24 घंटे में कुल 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इस बारिश ने दुबई में पिछले 75 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार की सुबह दुबई, अबू धाबी और शारजाह समेत कई हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की थी। दुबई प्रशासन ने अचानक आई बाढ़ की वजह से शहर की कुछ सड़कों से बचने के लिए सलाह भी जारी की थी। इस बीच खबर यह भी है कि पड़ोसी देश ओमान में भी भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ कई लोगों की मौत की वजह बन गई। उधर दुबई में बारिश की वजह से खराब हुए हालात के पीछे लोग क्लाउड सीडिंग कराए जाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि एनसीएम यानी नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की तरफ से भी क्लाउड सीडिंग की खबर को पुख्ता किया गया है। दरअसल भीषण गर्मी से निपटने के लिए और तापमान को गिराने के लिए दुबई में कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। इस दौरान दुबई प्रशासन की तरफ से लोगों को वार्निंग भी जारी की जाती है, लेकिन इस बार जो दुबई में हुआ वो तमाम कयासों से इतर हुआ और इस कदर मूसलाधार बारिश हुई कि ना एयरपोर्ट बचे, ना शॉपिंग मॉल, ना सड़कें और ना ही लोगों की आशियाने।
और चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दो शूटरों ने मुंबई में सलमान खान को डराने की कोशिश की, लेकिन अपनी ही एक गलती की वजह से वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। पहचान छिपाने के लिए इन दो शूटरों ने सारे इंतजाम कर रखे थे, लेकिन एक आधार उन्हें कानून के शिकंजे में ले गया। कैसे हुआ यह पूरा मामला, रिपोर्ट में समझिए। कैसे पकड़े गए गैलेक्सी कांड के गुनहगार, कैसे आरोपियों तक पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच। मुंबई में फायरिंग कांड, गुजरात में फरार। पुलिस की कस्टडी में खड़े ये दोनों शख्स सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के आरोपी हैं। पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए खास प्लानिंग की थी, जिसके बाद दोनों शूटर्स पर शिकंजा कसा जा सका। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर ये दोनों आरोपी फरार हो चुके थे, लेकिन शूटर्स के आधार कार्ड के जरिए पुलिस ने उन्हें ट्रेस कर लिया। दरअसल दोनों आरोपियों ने प्लानिंग के तहत हेलमेट लगाकर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने पहले तो बांद्रा में माउंट मैरी चर्च के पास अपनी मोटरसाइकिल छोड़ी और फिर हेलमेट उतारकर टोपी लगाई और फरार हो गए। बस इसी दौरान वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों आरोपियों का चेहरा रिकॉर्ड हो गया और उनकी इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी पुलिस को मिल गई। ये जो है काले रंग की जो पैशन है, आरोपियों ने सागर पाल और विकी गुप्ता ने इस पैशन बाइक को नवी मुंबई के पनवेल से सेकंड हैंड परचेज किया था और ये बाइक सिर्फ और सिर्फ इसी शूटआउट के लिए इस्तेमाल करनी थी। फिलहाल ये बाइक मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है और साफ तौर पे देख सकते हैं कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसमें पूरा लॉक लगा के रखा हुआ है ताकि कोई इस बाइक को दूसरी जगह ना ले जा सके। एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है ये बाइक और इसी बाइक को आरोपियों ने बांद्रा में शूटआउट करने के बाद माउंट मैरी चर्च के बाद लावारिस हालत में छोड़ दिया था। दोनों शूटरों के मोटरसाइकिल के नंबर को ट्रेस करते करते क्राइम ब्रांच की टीम पनवेल पहुंची, जहां दोनों शूटरों के एक घर किराए पर लिए जाने की जानकारी सामने आई। वो सुराग था दोनों शूटरों का ओरिजिनल आधार कार्ड, जो कि रेंट एग्रीमेंट बनवाते वक्त उन्होंने फ्लैट के मालिक को दिया था। और आधार कार्ड मिलते ही क्राइम ब्रांच ने दोनों शूटरों का मोबाइल नंबर निकाल लिया। फिर मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला कि फायरिंग के वक्त वो मोबाइल नंबर सलमान खान के घर के बाहर एक्टिव थे। और अब वक्त है प्राइम 25 का।